अच्छा, तो हम मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं फियोक्रोमोसाइटोमा की। तो हमने कहा कि अगर हम इसको जो है फ्रेश टिश्यू को पोटेशियम डाइक्रोमेट में इंक्यूबेट करें तो वो सॉल्यूशन इसको ट्यूमर को डार्क ब्राउन कर देगा, जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया ऊपर। अब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में ये फियोक्रोमोसाइटोमास पॉलीगोनल से लेकर स्पिंडल शेप के क्रोमाफिन सेल्स के बने होंगे और उनके सपोर्टिंग सेल्स के बने होंगे, जो कि कंपार्टमेंटलाइज हुए होंगे स्मॉल नेस्ट के अंदर बाय अ रिच वास्कुलर फ्रेमवर्क की मदद से। तो अगर हम ये फिगर देखें 20.45, तो इसमें भी ये दिखाया गया फोटोमाइक्रोग्राफ फियोक्रोमोसाइटोमा की, जिसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक नेस्ट ऑफ सेल्स नज़र आ रहे हैं एबंडेंट से साइटोप्लाज्म के साथ। ग्रेन्यूल्स जो है ना, देखिए इनमें कैटेकोलामीन है जो कि इस प्रिपरेशन में विजिबल नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो है अनकॉमन नहीं है कि हमें बिजार सेल्स नज़र आएँ, जिस तरह इस सेंटर ऑफ इमेज में हमें नज़र आ रहा है एक बिजार सेल। तो इवन फियोक्रोमोसाइटोमा जो बिनाइन होते हैं उनमें भी हमें बिजार सेल्स मिलेंगे। देन कह रहा है कि साइटोप्लाज्म जो है न्यूप्लास्टिक सेल्स का, उनमें हमने देखा कि फाइनली ग्रैन्युलर अपीयरेंस है, जो कि हाईलाइटेड होता है बाय अ वैरायटी ऑफ सिल्वर स्टेन्स, क्योंकि ग्रैन्यूल्स जो है उनमें कैटेकोलामीन्स मौजूद है, तो इस वजह से सिल्वर स्टेन्स की मदद से हम उनको देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमें वेरिएबल नंबर ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड इलेक्ट्रॉन डेंस ग्रैन्यूल्स नजर आएंगे, जो कि कैटेकोलामीन को रिप्रेजेंट करते हैं और समटाइम बाकी पेप्टाइड्स को भी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में नजर आएंगे। अब जो न्यूक्लियाई है न्यूप्लास्टिक सेल्स का, वो क्वाइट प्लियोमॉर्फिक होगा। दोनों कैप्सूल की और वास्कुलर जो इन्वेजन है एज वेल एज प्लियोमॉर्फिज्म, ये भी बिनाइन लेजन्स में इनकाउंटर होता है। तो इसीलिए अब जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस है ना मैलिग्नेंसी की फियोक्रोमोसाइटोमा में, वो बेस्ड है ऑन द प्रेजेंस ऑफ मेटास्टेसिस, ठीक है। मेटास्टेसिस होगी तो हम कहेंगे कि ये मैलिग्नेंसी है। तो ये रीजनल लिम्फ नोड्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है एज वेल एज मोर डिस्टेंट साइट्स जैसे कि लिवर, लंग, बोन वगैरह। नेक्स्ट अब आ जाए क्लिनिकल फीचर्स पे। तो डोमिनेंट जो क्लिनिकल फीचर्स होंगे फियोक्रोमोसाइटोमा में, वो हाइपरटेंशन होती है, जो कि 90% ऑफ द पेशेंट में ऑब्जर्व की गई है। तकरीबन 2/3 पेशेंट जिनको हाइपरटेंशन है वो पैरोसिस्मल एपिसोड्स डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, जो डिस्क्राइब हुआ है कि उनमें मतलब एब्रप्ट अचानक से परसिपिचुअस एलिवेशन आ जाएगी उनके ब्लड प्रेशर में, जो कि साथ में एसोसिएटेड होगा टैकीकार्डिया के साथ, पैल्पिटेशंस, हेडेक, स्वेटिंग, ट्रेमर और सेंस ऑफ एप्रीहेंशन। अब ये जो एपिसोड्स हैं ये एसोसिएटेड हो सकती हैं पेन के साथ, जो एब्डोमेन में होगा या चेस्ट में पेन होगा, नोजिया, वॉमिटिंग। आइसोलेटेड पैरोसिस्मल एपिसोड्स जो हैं हाइपरटेंशन के, वो फ्यूअर देन हाफ ऑफ द पेशेंट्स में होते हैं। मोर कॉमनली पेशेंट्स जो कि क्रॉनिक सस्टेन्ड एलिवेशन शो कर रहे हो ब्लड प्रेशर के, ठीक है, क्रॉनिकली उनमें बढ़ा हुआ है अगर ब्लड प्रेशर, उनमें जो पंक्चुएट होता है बाय एफरमेंशन पैरोसिज्म। अब एलिवेशन जो है ब्लड प्रेशर की, वो इंड्यूस होती हैं बाय सडन रिलीज ऑफ द कैटेकोलामीन। सडनली वो रिलीज हुए कैटेकोलामीन, जो कि एक्यूटली परसिपिटेट कर सकता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ठीक है। ये एब्रप्ट ब्लड प्रेशर के इंक्रीज की वजह से हो रहा है, और वो क्यों बढ़ रहा है एब्रप्टली, क्योंकि कैटेकोलामीन से रिलीज हो रहा है। अब कार्डियक कॉम्प्लिकेशन एट्रीब्यूट हुई है टू व्हाट हैज़ बीन कॉल्ड एज कैटेकोलामीन कार्डियोमायोपैथी या कैटेकोलामीन इंड्यूस्ड मायोकार्डियल इंस्टेबिलिटी और वेंट्रिकुलर एरिथमियास, ठीक है, ये कार्डियक कॉम्प्लिकेशन है। अब कुछ केसेस में फियोक्रोमोसाइटोमा जो है ना बाकी हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं, लाइक ACTH और सोमेटोस्टेटिन, और ये जो है क्लिनिकल फीचर्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जो कि इन पेप्टाइड हार्मोन्स के इफेक्ट्स हैं। अब लैब डायग्नोसिस जो है ना डिमॉन्स्ट्रेशन की ऑफ इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ फ्री कैटेकोलामीन एंड देयर मेटाबोलाइट, जैसे कि वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड और मेटानेफ्रिन्स की जो सिक्रीशंस हैं, वो हम लैब टेस्ट के थ्रू यूरिन में डिटेक्ट करेंगे। आइसोलेटेड बिनाइन जो फियोक्रोमोसाइटोमा होते हैं वो टारगेट होते हैं विथ सर्जिकल एक्सीजन, ठीक है, उनको सर्जिकल एक्साइज करना होता है, और मल्टीफोकल लेजन के साथ लॉन्ग टर्म मेडिकल ट्रीटमेंट हाइपरटेंशन का रिक्वायर्ड होता है। अगर मल्टीफोकल लेजन से, तो लॉन्ग टर्म में हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट रिक्वायर होगा। दैट्स इट, फियोक्रोमोसाइटोमा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है न्यूरोब्लास्टोमा या बाकी जो न्यूरोनल न्यूप्लाज्म्स हैं। तो न्यूरोब्लास्टोमा याद रखिएगा मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा क्रेनियल सॉलिड ट्यूमर है चाइल्डहुड का। अब इस तरह के न्यूप्लाज्म मोस्ट कॉमनली जो है ये फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ लाइफ में होते हैं, और ये इन्फेंसी के दौरान भी अराइज कर सकते हैं। तो न्यूरोब्लास्टोमा कहीं भी हो सकता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में, और ओकेजनली ये ब्रेन के अंदर होगा, लेकिन ये मोस्ट कॉमन है एब्डोमेन के अंदर, याद रखिएगा। तो इसमें जो है मेजॉरिटी ये ट्यूमर या तो एड्रिनल मेडुला से अराइज करेंगे या रेट्रोपेरिटोनियल सिंपैथेटिक गैंग्लिया से, ठीक है। अब मोस्ट न्यूरोब्लास्टोमास ये स्पोरेडिक होते हैं, ऑल्दो फैमिलियल केसेस भी डिस्क्राइब हुए हैं। तो ट्यूमर्स जो है चैप्टर 7 में डिस्कस हुए हैं अलॉन्ग विद द अदर पीडियाट्रिक न्यूप्लाज्म्स, ठीक है, चैप्टर 7 में जेनेटिक एंड पीडियाट्रिक डिजीज़ में।
दैट्स इट। नेक्स्ट अब हमारा इस चैप्टर का टॉपिक है मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया मैन सिंड्रोम। तो इसमें मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, मैन सिंड्रोम जो है ये ग्रुप है इनहेरिटेड डिजीज़ेस का जो कि प्रोलिफरेटिव लेशंस की वजह से हो, जैसे हाइपरप्लेजियाज, एडिनोमास और कार्सिनोमास, इस तरह की प्रोलिफरेटिव लेशंस ऑफ द मल्टीपल एंडोक्राइन ऑर्गन्स की हो जाए तो उनकी वजह से ये मैन सिंड्रोम होता है। तो बाकी इनहेरिटेड कैंसर डिसऑर्डर्स की तरह एंडोक्राइन के ट्यूमर्स जो है ना, ये कंटेक्स्ट ऑफ मैन सिंड्रोम से ही अराइज करते हैं, जिसमें सर्टेन डिस्टिंक्टिव फीचर है जो कि शेयर नहीं होते विद देयर स्पोरेडिक काउंटर पार्ट, उसकी तरह वो उससे शेयर नहीं करता उस तरह के डिस्टिंक्टिव फीचर। तो ये जो इस तरह के ट्यूमर्स हैं ये यंगर एज में होते हैं बनस्बत टिपिकल फॉर द स्पोरेडिक कैंसर, ठीक है, यानी ये इससे डिफर कर रहा है स्पोरेडिक से। दूसरा कि ये मल्टीपल एंडोक्राइन ऑर्गन से अराइज कर रहा है, या तो सिंक्रोनसली यानी एट द सेम टाइम, या मेटाक्रोनसली या डिफरेंट टाइम्स पे, ठीक है। तो इवन अगर एक ऑर्गन में भी है तो ये ट्यूमर ऑफन मल्टीफोकल होते हैं। इसके अलावा ये ट्यूमर्स जो हैं प्रिसीड होते हैं, पहले कोई एसिम्प्टोमेटिक स्टेज आता है एंडोक्राइन हाइपरप्लेजिया का, जो सेल ऑफ द ओरिजिन ऑफ ट्यूमर को इन्वॉल्व करता है, उसका हाइपरप्लेजिया होगा। फॉर एग्जांपल जैसे पेशेंट जिनको मैन टू सिंड्रोम के साथ, तो वो ऑलमोस्ट यूनिवर्सली डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं सी सेल का हाइपरप्लेजिया थायराइड के पैरेन्काइमा में, ठीक है, जो कि एडजेसेंट होगा टू मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा। तो यानी सेल ऑफ ओरिजिन का हाइपरप्लेजिया होगा जो कि पहले एसिम्प्टोमेटिकली प्रिसीड करेगा, ठीक है, ट्यूमर से पहले एसिम्प्टोमेटिक स्टेज आएगा। अब इस तरह के ट्यूमर जो है याद रखिएगा ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं और रिकर करते हैं हायर प्रोपोर्शन में इन ऑफ केसेस बनस्पत सिमिलर एंडोक्राइन ट्यूमर्स की, ठीक है, उनके निस्बत जो स्पोरेडिकली हो रहे हैं उनकी निस्बत ये ज़्यादा एग्रेसिव होंगे और रिकर भी करेंगे ज़्यादा प्रोपोर्शन में। तो सबसे पहले मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप 1 डिस्कस करें। मैन 1 सिंड्रोम कॉज होता है जब जर्म लाइन म्यूटेशन आ जाए मैन 1 ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर, जो क्या करता है, मेनिन को इनकोड करता है। मेनिन क्या है, मेनिन सेवरल डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कॉम्प्लेक्सेस का ही कंपोनेंट होता है, और अगर इसका फंक्शन, मेनिन का फंक्शन लॉस हो गया तो डीरेगुलेशन हो जाएगी कॉरेस्पॉन्डिंग बाइंडिंग पार्टनर्स की, और एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया जो है वो प्रमोट होगा, ठीक है। तो ऑर्गन्स जो इसमें मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं वो हमारा पैराथायरॉयड, पैनक्रियाज और पिट्यूटरी, ये तीनों पीस आपने जो है याद रखना है। पैराथायरॉयड में जो है प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म याद रखिएगा, बहुत ही कॉमन मैनिफेस्टेशन है मैन 1 की, 80 to 95% ये होता है, और इनिशियल मैनिफेस्टेशन है डिसऑर्डर्स की मोस्ट पेशेंट्स में, जो 40 से 50 साल की उम्र के दरमियान अपीयर करेगा, ठीक है, एज ग्रुप में। तो पैराथायरॉयड की एबनॉर्मलिटीज़ में उसका हाइपरप्लेजिया हो जाना और एडिनोमास बनेंगे। दूसरा पैनक्रियाज, अब एंडोक्राइन ट्यूमर्स पैनक्रियाज के लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बन रहे हैं मैन 1 में। इस तरह के ट्यूमर्स ज़्यादा अग्रेसिव हैं और मेटास्टेटिक डिजीज़ के साथ प्रेजेंट करेंगे। पैनक्रियाटिक एंडोक्राइन ट्यूमर्स जो हैं ऑफन फंक्शनल होते हैं, दैट इज़ कि ये हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगे। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम हमने पढ़ा हुआ है कि ये गैस्ट्रिनोमास के साथ एसोसिएटेड है और हाइपोग्लाइसीमिया के साथ, तो ये इंसुलिनोमास के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, ठीक है। तो इसमें मतलब जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम जो है ना, जो साथ में गैस्ट्रिनोमास के साथ और हाइपोग्लाइसीमिया के साथ एसोसिएटेड होता है, तो ये इंसुलिनोमास के साथ भी एसोसिएटेड है, हमें इसमें कॉमन एंडोक्राइन मैनिफेस्टेशन मिलती है। अब थर्ड हमने कहा पिट्यूटरी, तो मोस्ट जो फ्रीक्वेंट इसमें पिट्यूटरी का ट्यूमर जो है पेशेंट्स में जिनको मैन सिंड्रोम है वो होता है प्रोलैक्टिन सिक्रीटिंग मैक्रो एडिनोमा। मैक्रो हमने कहा था बड़े साइज़ का, ठीक है। अब मोस्ट केसेस में, कुछ केसेस में क्या होता है कि एक्रोमेगैली डेवलप हो जाएगी इन एसोसिएशन विद सोमेटोट्रोपिन सिक्रीटिंग ट्यूमर्स, तो साथ में एक्रोमेगैली होगी पेशेंट को, क्योंकि वो सोमेटोट्रोपिन सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। दैट्स इट, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आता है मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप 2। अब मैन 2 सिंड्रोम जो है ये एक्चुअली कंप्राइज करता है दो इसमें डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जो कि यूनिफाई होते हैं बाय द अकरेंस ऑफ एक्टिवेटिंग, यानी इसमें दैट इसके गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी RET प्रोटोऑन्कोजीन के अंदर, ठीक है, एट द क्रोमोसोमल लोकस 10q11.2। ये लोकस याद होना चाहिए 10q11.2, लेकिन जीन भी याद होना चाहिए RET प्रोटोऑन्कोजीन में इसके अंदर म्यूटेशन आ रही है मैन 2 में, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग जीनोटाइप फिनोटाइप कोरिलेशन इसमें रिकॉग्नाइज हुआ है मैन 2 के लिए, सिंड्रोम के लिए, और डिफरेंसेस जो है ना इन द म्यूटेशन पैटर्न ये अकाउंट करते हैं फॉर वेरिएबल फीचर्स इन द 2 सब टाइप्स। मैन 2 इनहेरिटेड होता है एज अ ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न, ठीक है, इसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस डोमिनेंट है। अब मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप 2A और B में हमने इसको क्लासीफाई किया है। ए वाला जो है उसमें ऑर्गन्स जो कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं वो आपने याद रखने हैं, थायराइड, एड्रिनल मेडुला और पैराथायरॉयड। थायराइड में ये जो मेडुलरी कार्सिनोमा है थायराइड का,
वो वर्चुअली सारे अनट्रीटेड केसेस में डेवलप हो जाएगा मेडुलरी कार्सिनोमा। और ट्यूमर्स यूजुअली फर्स्ट 2 डिकेड ऑफ लाइफ में अकर करेगा। ट्यूमर कॉमनली मल्टीफोकल होता है, फोकाई होता है सी सेल के हाइपरप्लेजिया का, जो कि हमें एडजेसेंट थायराइड में मिल सकता है। फैमिलियल मेडुलरी थायराइड कैंसर हमें वेरिएंट ऑफ द MEN2A में मिल सकता है। ठीक है, इसके भी जो वेरिएंट्स होंगे डिफरेंट, उसमें हमें फैमिलियल मेडुलरी थायराइड कैंसर भी मिल जाएगा, जो हम थायराइड वाले टॉपिक में पढ़ के आए हैं, विदाउट द अदर कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन लिस्टेड हियर। इन कंपैरिजन विथ MEN2, फैमिलियल मेडुलरी कार्सिनोमा जो हम कह रहे हैं इसमें हो सकता है, ये टिपिकली ओल्डर एज में होगा और ये इंडोलेंट कोर्स को फॉलो करेगा। इसमें यानी ज़्यादा इंडोलेंट कोर्स होगा। एड्रिनल मेडुला की अब बात करें तो एड्रिनल फियोक्रोमोसाइटोमा 50% ऑफ द पेशेंट में डेवलप करते हैं। फॉर्चुनेटली नो मोर देन 10% ऑफ दीज ट्यूमर्स आर मेलिग्नेंट। ठीक है, थर्ड हमने कहा पैराथायरॉयड, तो तकरीबन 10% से 20% जो पेशेंट है उनको पैराथायरॉयड ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, जिसमें प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की मैनिफेस्टेशंस होंगी। अब आते हैं MEN टाइप 2 जो है टाइप 2B जो इसकी टाइप है, तो इसमें जो है सिंगल अमाइनो एसिड चेंज अगर आ जाता है RET प्रोटोन को जीन में, तो ये डिस्टिंक्ट है फ्रॉम द म्यूटेशन सीन इन द MEN2A, उससे ये 2B वाला अलग है, इसमें सिंगल अमाइनो एसिड चेंज आएगा, तो ये इसमें रिस्पॉन्सिबल है वर्चुअली इन ऑल केसेस ऑफ MEN टाइप 2B। पेशेंट जो है इनको अब मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमास डेवलप होंगे, जो कि मल्टीफोकल होंगे और ज़्यादा अग्रेसिव होंगे बनस्पत MEN टाइप 2A के, जो अभी डिस्कस की, और फियोक्रोमोसाइटोमास के भी निस्बत ये ज़्यादा अग्रेसिव होंगे और मल्टीफोकल होंगे। ठीक है, इसके जो मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा हो रहा है। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इसमें याद रखिएगा MEN टाइप 2B में नहीं डेवलप होगा। एक्स्ट्रा एंडोक्राइन मैनिफेस्टेशन जो है MEN टाइप 2B में कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, उसमें एक तो इनको गैंग्लियोन्यूरोमास म्यूकोजल साइट्स पे होंगे, जैसे GIT में, लिप्स या टंग में, और मार्फेनॉइड हैबिटस जिसमें ओवरलाई लॉन्ग बोन्स जो है एक्सियल स्केलेटन की, वो अपीयरेंस देंगी जो रिजेंबल करती है मार्फन सिंड्रोम को। ठीक है, तो इसको मार्फेनॉइड हैबिटस करें कि वो मार्फन सिंड्रोम की तरह ही लगेगा, जो लॉन्ग बोन्स हो जाएंगी एक्सियल स्केलेटन की। अब लास्ट में है कि बिफोर द एडवेंट ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग, उससे पहले जो रिलेटिव्स थे पेशेंट्स के जिनके MEN2 सिंड्रोम होता था, उनके रिलेटिव्स को स्क्रीन किया जाता था एनुअल बायोकेमिकल टेस्ट के साथ, जिसकी सेंसिटिविटी नहीं होती थी। अब जो है ना, ये रूटीन जेनेटिक टेस्टिंग आइडेंटिफाई करती है RET म्यूटेशन कैरियर्स को अर्लियर आइडेंटिफाई कर देती है, और मोर रिलायबली MEN2 किंडर्स में सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो कैरी करते हैं जर्म लाइन RET म्यूटेशन को, जो कैरी कर रहे होते हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि प्रोफाइलेक्टिक थायरॉयडेक्टोमी करवा दें, ताकि उनको इनएविटेबल डेवलपमेंट ना हो मेडुलरी कार्सिनोमास की। ठीक है, उससे बचा जा सके। दैट्स इट, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे यूनिट कंप्लीट हुआ, चैप्टर 20 एंडोक्राइन सिस्टम। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो से जो हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो है चैप्टर नंबर 21। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।